आरएस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं 10वीं क्लास का मैथ का फार्मूला। 10वीं क्लास में मैथ में जितने फार्मूले हैं वो सारे फार्मूले को हम इसमें लाए हैं। जितना फार्मूला है सभी को लाए हैं इसमें हम मैथ का 10वीं क्लास का 10th मैथ का फार्मूला। चलिए करते हैं। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम जो वीडियो लोड करते हैं उसकी सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो सके। पहला है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, जहाँ 0 से बड़ा है या बराबर है r और b से छोटा है। इसके बाद करते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर HCF गुना LCM बराबर होता है a गुना b, या इसे कह सकते हैं HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या। अब आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा प्रश्न पूछता है। जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p तथा q सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब कि जो एक से कट जाए। सहभाज्य का मतलब होता है जो सिर्फ एक से कटे, किसी दूसरा अंक से न कटता हो, एक से कट जाए। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत हो या शांत दशमलव प्रसार होता है, या फिर अशांत दशमलव आवर्ती प्रसार। कोई भी प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सोन अनंत तक, ये सारे के सारे क्या हैं? परिमेय संख्या हैं। इसमें सभी को हम इसमें दो चीज़ छुपा हुआ है। पहला छुपा हुआ है कि सबके पीछे प्लस, सबके पीछे प्लस, सबके पीछे प्लस का चिन्ह है। और दूसरा छुपा हुआ है सबके बटे 1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, सबके पीछे 1 है, क्योंकि हम 1 से भागा देंगे तो फिर वही संख्या आ जाएगा। चलिए इसके बाद कहते हैं परिमेय संख्या शांत और अशांत, आवर्ती वाला, अनावर्ती वाला। फिर इसके बाद कहते हैं परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना n गुना 5 गुना m के रूप का हो। परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n × 5 m के रूप का न हो। चलिए दूसरा है बहुपद। बहुपद सेकेंड चैप्टर। बहुपद को px से लिखते हैं। बहुपद की घात, बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। रैखिक बहुपद x की उच्चतम घात 1, द्विघात बहुपद x की उच्चतम घात 2, त्रिघात बहुपद x की उच्चतम घात 3। यानी कि इसको हम कहेंगे x की पावर 1, इसके पावर 2, x की पावर 3। किसी बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों में संबंध। माना बहुपद ax² + bx + c। माना बहुपद ax² + bx + c है, तब इनके शून्यांक अल्फा और बीटा हैं तो शून्यांकों का योग अल्फा + बीटा बराबर -b/a और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a। यदि बहुपद के शून्यांक अल्फा तथा बीटा दिए हों तो बहुपद के x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा होता है। विभाजन एल्गोरिथ्म px बराबर
GX गुना QX प्लस RX। इसके बाद फिर करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये हमारा चैप्टर 3 नंबर है। वह समीकरण जिसे ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। ऐसे दो समीकरण हो जाए तो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। यहाँ x तथा y दो चर हैं तथा इसका घात 1 है। सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण सरल रेखा को निरूपित करता है। यदि दो सरल रेखाओं के समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो तो यदि दो सरल रेखाओं के समीकरण प्रतिच्छेदी रेखाएं संगत युग्म अद्वितीय हल होते हैं। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अद्वितीय मतलब एक ही हल आएगा। अद्वितीय का मतलब होता है इसका एक हल आएगा। समपाती रेखाएं संगत युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी एक के ऊपर एक रेखा है तो ये होता है। समांतर रेखाएं असंगत युग्म कोई हल नहीं। a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। दो समांतर रेखाएं जो कभी नहीं मिलती है, रेल की पटरी कभी नहीं मिलती है, नदी के दो किनारा कभी नहीं मिलती है, सड़क के दो किनारा कभी नहीं मिलती है। चलिए इसके बाद करते हैं संगत युग्म मतलब एक हल निकले या अनंत हल निकले, यानी कोई हल निकले। संगत युग्म मतलब कोई जिसका कोई हल नहीं निकले। असंगत युग्म मतलब होता है जिसका कोई हल नहीं निकले। धारा के अनुकूल एवं धारा के प्रतिकूल के लिए ये फार्मूला है, इसको याद रखेंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर समय गुना चाल। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का है, द्विघात समीकरण के द्विघात बहुपद के समीकरण बराबर 0 कर दिया जाए तो वह द्विघात समीकरण बन जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती है। यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 न हो, एक्स ए इज नॉट इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण के शून्यांक द्विघात समीकरण के मूल। शून्यक शब्द बहुपद के लिए होता है, मूल शब्द द्विघात समीकरण के लिए होता है। शून्यांक एवं मूल दोनों एक है पर अलग अलग प्रयोग करते हैं। बातें दोनों एक ही हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ। द्विघात समीकरण हल करने की विधि है गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र की विधि। इसको हम लोग इससे करते हैं, जहाँ डिनोमिनेटर d बराबर b² माइनस 4ac, d को विविधकर कहते हैं। विविधकर से हमें समीकरण के मूल की प्रवृत्ति का पता चलता है। मूल की प्रवृत्ति होते हैं। अब आते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब होता है सीढ़ी। इसे कहते हैं पहला पद। यह है हमारा पहला पद। और सार्व अंतर कहते हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट। सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद को कहते हैं सार्वंतर। a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद। इसे कहते हैं हम लोग सार्वंतर। चलिए a बराबर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत ही फेमस सूत्र है ये, इसको याद रखेंगे एकदम। n पदों का योग एसन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एसन बराबर n/2 a प्लस l। चलिए l इसको कहते हैं, यहाँ कर देंगे a प्लस a 2a कर देंगे। इसको अगर हम करें तो a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो ये देखिए ये आ गया हमको l के बराबर।
तो इसलिए इसको हम कहते हैं A+L कहते हैं इसे। चलिए इसके बाद दूरी सूत्र है निर्देशांक ज्यामिति। दूरी सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। दूरी सूत्र से हमेशा बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछता है, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछता है, इसलिए दूरी सूत्र को एकदम याद रखेंगे। इसके बाद एक खंड सूत्र, खंड सूत्र को भी याद रखेंगे। खंड सूत्र एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा प्रश्न पूछता है। मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र भी हमेशा इससे प्रश्न पूछता है, इसको याद रखेंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 + x2/2 y1 + y2/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमेशा देता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये सूत्र याद रखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर = x1/2 - y3 x2/3 - y1 x3/1 - y2। तीन बिंदु संरेख है, संरेख से हमेशा एक प्रश्न पूछता है। संरेख है तो ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 0। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का परिचय sin थीटा लंब बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण, sec थीटा कर्ण बटे आधार, tan थीटा लंब बटे आधार, cosec थीटा कर्ण बटे लंब। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। लाल कक्का, इसको शॉर्ट में याद करने का है, लाल कक्का, इसको याद करेंगे ऐसे, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। फिर इसको इधर से करेंगे तो आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। देखिए इसको अगर करें तो ये है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। फिर इधर से इसको एक बार इधर से चलेंगे और एक बार इधर से चलेंगे। sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A बराबर 1, 1 + tan स्क्वायर A बराबर sec स्क्वायर A, 1 + cot स्क्वायर A बराबर sec स्क्वायर A, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। इसको भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार इससे प्रश्न पूछता है, इसको याद कर लेंगे। आप लोग कॉपी में जरूर इसको नोट कर लीजिएगा सारा सूत्र को। ये भी पूछता है प्रश्न बार बार, sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा। इससे भी हमेशा प्रश्न पूछता है, इसको याद रखेंगे। चलिए, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ABC तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों मिला करके ये और ये मिला करके 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग इसको करेंगे लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण आधार। इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसमें हमेशा बदल जाएगा। कोण बदलने से अगर इसमें ये 90 डिग्री है और इस कोण को अगर हेड बनाते हैं तो इसके अनुसार इसके सामने वाला लंब हो जाता है। अगर इस कोण को हेड बनाते हैं तो इसके सामने वाला लंब हो जाता है। बस इतना ही का ध्यान रखेंगे। यहाँ जिस कोण के सापेक्ष बात करेंगे उसी अनुसार लंब तथा आधार होता है, लंब और आधार चेंज करते रहता है। सर्किल, वृत्त पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। एकदम याद रखेंगे इसको। वृत्त के किसी बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा को वृत्त के उस बिंदु पर अभिलंब भी कहते हैं। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, बार बार इससे प्रश्न पूछता है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई स्क्वायर, वृत्त का परिधि बराबर 2πr, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है। अब करेंगे लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई स्क्वायर। लघु त्रिज्यखंड की परिधि थीटा बटे 360 गुना 2πr। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 360 माइनस थीटा बटे 360 गुना पाई स्क्वायर। दीर्घ त्रिज्यखंड की परिधि 360 माइनस थीटा बटे 360 गुना 2πr। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, घन, घन का हम लोग देखेंगे, भुजा इसमें 6, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन का आयतन AQ, घन का
6 पृष्ठ होता है। एकदम याद रखेंगे, घन के कितने पृष्ठ होता है? 6 पृष्ठ होता है, 6 पृष्ठ। घनाभ कीवर्ड, इसको याद रखेंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस बी, चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। बेलन, सिलेंडर का हम लोग याद रखेंगे। सिलेंडर का बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे पूछता है। देखिए इसको याद रखेंगे एक चीज, इसमें अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है तो मतलब बेलन का चारों ओर का क्षेत्रफल। अगर इस तरह से पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है तो सिर्फ ये और ये वाला भाग, चारों तरफ वाला भाग को हम जोड़ेंगे। अगर कहता है संपूर्ण पृष्ठ कहता है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है बेलन का चारों गोल चारों तरफ का क्षेत्रफल प्लस बेलन के ऊपर नीचे का क्षेत्रफल, यानी कि चारों तरफ का क्षेत्रफल और ऊपर नीचे ये दोनों क्षेत्रफल, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर इसको हटा देंगे तो हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का त्रिज्या r, ऊंचाई h, त्रिज्या की ऊंचाई l, r स्क्वायर बराबर प्लस h स्क्वायर बराबर l स्क्वायर, याद रखेंगे इसको। गोला, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। अर्धगोला, अर्धगोले की त्रिज्या r है तो अर्धगोला का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। शंकु का छिन्नक, छिन्नक का हम लोग याद रखेंगे। छिन्नक का बार बार इससे पूछता है, छिन्नक से भी इससे प्रश्न पूछता है, इसको सूत्र को याद रखेंगे। उसके बाद है सांख्यिकी, मीन, मीन प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद कल्पित माध्य विधि का ये सूत्र है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद माध्यक, मीडियन, मीडियन का सूत्र है, इसको याद रखेंगे। तीनों याद रखेंगे इसको। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक यहाँ दिया हुआ है, इसको याद रखेंगे। इसमें सबका सिंबल हम दे दिए हैं, लिख दिए हैं, इसको याद रखेंगे। माध्य, बहुलक और माध्यक में संबंध, 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुना माध्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, इससे कंपटीशन में भी पूछता है, बिहार बोर्ड में भी इससे प्रश्न पूछता है और एसएससी रेलवे के कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछता है। इसके बाद पग विचलन विधि, इसको याद रखेंगे। पग विचलन विधि को बहुलक है, मोड, इसको भी याद रखेंगे, बहुलक मोड को। उसके बाद प्रायिकता, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। मानव द्वारा किसी अज्ञात घटना के बारे में किए गए अनुमान को प्रायिकता कहते हैं। इसे हम प्रायिकता को P से सूचित करते हैं, प्रायिकता के घटना को E से सूचित करते हैं, प्रायिकता की घटना को E से सूचित करते हैं। प्रायिकता के किसी घटना के अनिश्चितता का मात्रात्मक मान है। प्रायिकता P एवं घटना E को हम लोग PE से सूचित करते हैं, एकदम याद रखेंगे, PE से सूचित करते हैं। P से मतलब प्रोबेबिलिटी, E मतलब इवेंट, यानी कि जहाँ प्रोबेबिलिटी होगा वहाँ इवेंट भी होगा, बिना इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना ई घटित होती है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। प्रायिकता की परिभाषा 1995 में पियरे साइमन लाप्लास ने दिया था। किसी घटना ई के नहीं होने की प्रायिकता 1 - PE, यानी कि अर्थात होने की प्रायिकता। प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी तथा 1 से छोटी होती है। प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी 1 से छोटी होती है। प्रायिकता का मान हमेशा याद रखेंगे। प्रायिकता घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर 1, तो 1 + 0 बराबर 1। एक सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता 1/7 है। प्रायिकता का मान हमेशा याद रखेंगे 0 से बड़ी, यानी कि 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6,
0.7, 0.7 ये 7 है, 0.8, 0.9 और उसके बाद 1, यानी इसके और इसके बीच में इतना ही मान प्रायिकता का होता है। इसको हम लोग याद रखेंगे। असंभव घटना की प्रायिकता 0 या 0% होता है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता 1 या 100% होता है। सूर्य के कभी अस्त नहीं होने की प्रायिकता 0 होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या बराबर होती है। इसको हम लोग याद रखेंगे। यहाँ पर एक गलती हो गया है, 0 से बड़ी या बराबर, 1 से छोटी या बराबर, इतना याद रखेंगे। इतना ही हमको लोग को याद रखना है। 0 से बड़ी PE हो गया, PE या बराबर, और 1 से छोटी या बराबर, इसको हम लोग याद रखेंगे। चलिए अब करते हैं सांप्रायिक घटना। सांप्रायिक घटना वैसी घटना जिसका होना निश्चित है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, यह घटना नहीं होगा, इसे सांप्रायिक घटना कहते हैं। जैसे सूर्य का उगना है ना, हृदय का धड़कना, आँख के पलक का झपकना, सूर्य का डूबना, ये सब क्या है? सांप्रायिक घटना है। असंप्रायिक घटना वैसी घटना जिसका होना निश्चित नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसे असंप्रायिक घटना कहते हैं। जैसे वर्षा का होना, यह है असंप्रायिक घटना। यही है हमारा टोटल फार्मूला हम लोग कर दिए इन, पूरा फार्मूला को हम लोग इन कर दिए, समाप्त कर दिए। आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाला वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिलने